बृजमोहन जी का लंबा चौड़ा परिचय देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो सेशन है ये मैं कहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव बैठक ये उसकी आत्मा है, क्योंकि जब भी हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हम आदिवासी जनजाति और कृषि के संदर्भ के अलावा अगर कल्पना करना चाहे राज्य की तो नहीं कर सकते। तो मूल बात है, अगर हम आदिवासियों की बात नहीं करेंगे, जनजाति की बात नहीं करेंगे, तो आप छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर सकते, आप छत्तीसगढ़ को समझ नहीं सकते। और छत्तीसगढ़ की जो कठिनाइयां हैं, जो उसके चैलेंजेस हैं, जो उसके भविष्य है, उसके बारे में आप बातचीत नहीं कर सकते। तो एक बार मैं आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने वक्त निकाला बृजमोहन जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को चुना। आप इसको कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम मानते हैं आदिवासी जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए? क्योंकि इस देश में दलितों को तो अंबेडकर मिल गया, लेकिन आदिवासी जनजाति के लोगों को कोई ऐसे नेता, ऐसा शख्स नहीं मिला जो उनका वहां प्रतिनिधित्व कर सके। तो ये कदम जो लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उसको कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले तो रायपुर में टीवी 9 डिजिटल बैठक में सभी टीवी 9 के जितने भी लोग छत्तीसगढ़ के बाहर से आए हैं और यहां पर जितने दर्शक इसमें शामिल हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, देश के इतिहास में अगर हम देखें तो सबसे, अगर वास्तव में किसी भी राज्य में वहां के रहने वाले अगर आदि लोग हैं तो आदिवासी हैं। और वनवासी आदिवासियों ने इस देश के पर्यावरण को, इस देश के जंगल को, इस देश की संस्कृति को सुरक्षित रखा है। उन्होंने कष्ट में भी जीवन जिया है, परंतु उसके बाद भी अगर हम रामायण काल देखें, महाभारत काल देखें, छत्तीसगढ़ के बारे में तो ये माना जाता है कि प्रभु राम का ये ननिहाल है। प्रभु राम को का यहां भांजा मानते हैं और यहां की संस्कृति में भांजों का पैर धोकर उनको प्रणाम करते हैं। मां कौशल्या की यह जन्मभूमि है और प्रभु राम के वन गमन का जो ये दंडकारण्य क्षेत्र है, अधिकांश समय यहां पर बीता है। तो हम ये कहेंगे कि प्रभु राम के पूरे संघर्ष में अगर सबसे बड़े साथी कोई रहे हैं तो आदिवासी रहे हैं, वनवासी रहे हैं, जनजाति के बंधु रहे हैं। आज तक उन जनजातियों के बंधुओं को हमने सुविधाएं तो दी हैं, आरक्षण दिया है, परंतु हम देखेंगे तो इस देश की जितनी संपत्ति है, मिनरल्स, ट्राइबल क्षेत्र में, अगर हम जंगल देखेंगे तो वो ट्राइबल क्षेत्र में, अगर हमारी संस्कृति देखेंगे तो वो ट्राइबल क्षेत्र में, और गरीबी भी देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा ट्राइबल क्षेत्र में है। अब मुर्मू जी आदिवासियों की एक ऐसी प्रतिनिधि उभर कर आई हैं, अगर आपकी सबकी जानकारी में हो या नहीं हो, मुर्मू जी के पति भी नहीं हैं, उनके 2 लड़के थे, उन लड़कों की भी मृत्यु हो गई और उन्होंने अपना पूरा जीवन, अगर आपकी जानकारी में हो तो एक बिटिया है। हाँ, एक बिटिया है। उनका पूरा जीवन, उनके जिस गांव में वो रहती हैं वहां पर आज भी बिजली नहीं है। राष्ट्रपति घोषित होने के बाद उस गांव में बिजली पहुंचना शुरू हुई है। उन्होंने गरीबी में पढ़ाई कर कर, शिक्षकी काम कर कर और एक कारपोरेटर से अपना जीवन शुरू किया और आज वो राष्ट्रपति बनने जा रही है। शायद ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज तक राष्ट्रपतियों का चुनाव हुआ तो पढ़े लिखे लोग हों, विद्वान लोग हों, जानकार लोग हों, परंतु पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए ने इस देश के वनवासियों को, आदिवासियों को, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो इस देश में सबसे पीछे और सबसे नीचे है उस वर्ग को सम्मान देकर राष्ट्रपति पद पर बैठाने का निर्णय कर कर और पूरे देश को बता दिया कि अब इस देश में वंचित कोई नहीं है, इस देश में उपेक्षित कोई नहीं है। और महिला, और उस वर्ग से कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि ऐसी कोई महिला को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। मैं तो आपके टीवी के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ये अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, और यहां पर 32 सीटें एमएलए की उसमें से चुनकर आती हैं। तो यहां के कांग्रेस के जो एमएलए हैं
जो वनवासी समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं, उनको भी अपनी आत्मा की आवाज पर और मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाना चाहिए, और इसलिए देश के अधिकांश दलों ने उनको समर्थन दिया है। पिछवान जी, लोग कहते हैं कि मुर्मू जी का जो कैंडिडेचर है वो केवल प्रतिनिधित्व के लिए नहीं है, वो पहचान के लिए भी है, यानी आदिवासी कौन है जी। इस पे झगड़ा भी है। झारखंड असेंबली ने सरना कोड भी भेज रखा है, उसको लेकर वहाँ दो अलग अलग विचार भी हैं। तो आपकी कल्पना में आदिवासी जनजाति कौन है? क्योंकि इसको लेके जेएसएम भी डीलिस्टिंग का मसला पूरे उत्तर भारत में उठा चुका है। देखिए, हमारा वनवासी, हमारा आदिवासी जो संस्कृति की रक्षा करता है, जो जंगल की रक्षा करता है, जिसने इस पूरे देश को, अगर ऑक्सीजन हमको मिल रही है, जंगल की रक्षा आदिवासी नहीं करता तो हमारे जंगल नहीं बचते। अभी कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी बड़ी दिक्कत थी। और ऐसे वनवासियों को, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनकी शैक्षणिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे वनवासियों को धर्मांतरण के माध्यम से और उनको अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से तोड़ा जा रहा है, उससे अलग किया जा रहा है। और अगर हमारी वनवासी आदिवासी संस्कृति और संस्कार नहीं बचेंगे तो ये देश भी नहीं बचेगा। इस देश को अगर जाना जाता है तो यहाँ के संस्कार और संस्कृति के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने ये सुरक्षित रखा है। शहरों में तो हम देखते हैं कि अभी आप लोग कहते हैं कि आदिवासी संस्कार सनातन धर्म के संस्कार से अलग है। सही है, गलत? ये पूरी तरह गलत है। वनवासी आदिवासी बूढ़ा देव को मानते हैं। बूढ़ा देव कौन है? शंकर भगवान है। शंकर भगवान कौन? वो प्रभु राम को अपना आराध्य मानते थे। तो जो लोग वोट की राजनीति के लिए सनातन से, हिंदू से वनवासियों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में जहां पर धर्मांतरण हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ, वो लोग अलग देश की मांग करना, वहां पर आतंकवाद का बढ़ना, वहां पर टेररिज्म का बढ़ना, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, जहां जहां पर सनातन और हिंदू संस्कृति समाप्त हुई है, वहां वहां पर देश के लिए समस्या पैदा हुई है। तो आप कह रहे हैं कि आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं वो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन परंपराओं से जुड़े हुए हैं। जी, वो सनातन परंपराओं से जुड़े हुए हैं। आप उनके देवगुड़ी जाकर देखें, वहां पर कौन होते हैं, वो किनकी पूजा करते हैं, वो किसको मानते हैं। ये अचानक क्या हो गया कि पिछले 10, 15, 20 सालों में उनको सनातन से, हिंदू से नहीं, आप आदिवासी हैं, आप वनवासी हैं, आप जनजाति के हैं, आप हिंदू नहीं हैं, आप अपने फॉर्म में भरिए। तो ये लोगों को उकसाकर उनकी समस्याओं का फायदा लेकर, पहले भी देश में जो देश को तोड़ने का काम हुआ है, आज भी वही काम हो रहा है कि हम वोट की राजनीति के लिए इस देश के संस्कार और संस्कृति और सनातन और हिंदू परंपराओं को समाप्त कर रहे हैं। अगर आज भी हिंदुस्तान एक है तो वो सनातन संस्कृति और वो हिंदू धर्म के कारण है। लेकिन आपके यहाँ कई लोग आदिवासी जनजाति के जो नेता हैं वो कहते हैं, क्योंकि दलित समाज में अगर कन्वर्जन होता है तो उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें उनको हिस्सा नहीं मिलता है। लेकिन ये कई सारे आदिवासी नेता कहते हैं अगर आप आदिवासी हैं तो आप आदिवासी हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो जाए। देखिए, ऐसा नहीं है। जब हम कहते हैं कि जो धर्म परिवर्तन करता है वो राष्ट्र परिवर्तन कर लेता है, क्योंकि उसकी आस्था दूसरे देशों के साथ में आस्था पैदा हो जाती है। और इसलिए वनवासियों की गरीबी का फायदा लेकर, उनकी अशिक्षा का फायदा लेकर, जो लोग उनको कन्वर्सन करवाकर और सनातन से और हिंदू, आज हम इस देश में बैठे हैं, अगर पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है तो हिंदुस्तान में क्यों है? पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है? मुस्लिम देशों में हिंदुओं की क्या स्थिति है? अगर सबसे ज्यादा सहिष्णुता अगर किसी धर्म में या किसी पूजा पद्धति में है तो वो सनातन में है, वो हिंदू में है, जो सबको स्वीकार करते हैं। हमारे 34 करोड़ देवी देवता हैं, हमने सब हमने साकार को भी माना है, हमने निराकार को भी माना है। तो हमारे सनातन में और हिंदू में कोई अलग नहीं है। जो लोग अलग होते हैं वही इस देश के लिए समस्या बनते हैं। लेकिन फिर आप डीलिस्टिंग कैसे करेंगे? आप एक चीज बताइए, क्योंकि आपने अभी उत्तर पूर्व का उदाहरण दिया, उत्तर पूर्व में तो 90% लोग ईसाई हैं। देखिए, डीलिस्टिंग, और अगर आप डीलिस्टिंग करेंगे भी तो कैसे करेंगे? देखिए, डीलिस्टिंग जो अपने मूल संस्कार, मूल धर्म, अपनी मूल संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति, दूसरे धर्म को अगर अपनाता है, अब बहुत से लोग
एक तरफ आदिवासी होने के जो सुविधाएं हैं वो भी लेना चाहते हैं और साथ में अपना धर्म परिवर्तन कर कर जो अपनी आर्थिक सुविधाएं हैं वो भी लेना चाहते हैं, विदेशी सहायता भी लेना चाहते हैं। तो अगर आपने अपनी मूल संस्कृति को छोड़ दिया, अपने संस्कार को छोड़ दिया, तो फिर आप उस जाति के बचे कैसे? इसलिए डीलिस्टिंग होकर जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं अपने, उसमें खाली सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं है, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका आचार विचार, ये अगर वो छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको मिलने वाली जनजाति की सुविधा है वो समाप्त होना चाहिए। इसके लिए पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी, बस्तर में, सरगुजा में, जसपुर में हजारों की संख्या में, यहां तक कि 50-50 हजार, 1-1 लाख आदिवासियों आप ये कह रहे हैं कि आदिवासी जन्म से नहीं परंपरा से है? नहीं, वो जन्म से भी है, वो परंपरा से भी है। जिसने वनवासी परिवार में जन्म लिया है, जिसने आदिवासी परिवार में जन्म लिया है, जिसने जनजाति परिवार में जन्म लिया है, जिसने उस संस्कार को पाया है, जिसने उस संस्कृति को पाया है, जो उस संस्कृति की रक्षा करता है, वो आदिवासी है, वो वनवासी है। आप कह रहे हैं कि मूवमेंट चल रही है। हाँ, मूवमेंट चल रही है, जेएसएम मूवमेंट चला रहा है, वनवासी कल्याण आश्रम चला रहे हैं सब। आपको लगता है कि मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बन जाएंगी, जो बनना है, इस मसले को आप लोग लेके जाएंगे? अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये मसला आप लोग प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के पास भी लेके गए थे। देखिए, निश्चित रूप से ये अभियान तो पिछले कई सालों से चल रहा है, क्योंकि जहां जहां धर्म परिवर्तन होता है वहां वहां हमारे यहां अनसोशल एक्टिविटी बढ़ जाती, क्योंकि वहां पर विदेशों का भारत को डिस्टर्ब करने के लिए जो फंडिंग्स है वो बढ़ जाती है। और इसलिए हम राष्ट्रपति जी मुर्मू जी बनेंगे तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने संस्कार को नहीं छोड़ा, वो वनवासी हैं, वो आदिवासी हैं, वो जनजाति से हैं और वो उच्च पद पर पहुंच रहे हैं। तो एक स्वाभिमान की भावना, एक आत्मगौरव की भावना, एक अपने संस्कृति की रक्षा की भावना, एक अपने संस्कार की रक्षा की भावना, अपने धर्म की रक्षा की भावना, देवी देवताओं की रक्षा की भावना उनमें पैदा होगी तो मुझे लगता है इसके ऊपर में रोक लगेगी और निश्चित रूप से हम इस देश की संस्कृति को बचाने के आप इसको लेके जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे और हम उनसे आग्रह करेंगे कि डीलिस्टिंग के लिए कानून बनना चाहिए और जिन लोगों ने धर्मांतरण कर, जिन लोगों ने अपनी संस्कृति को छोड़कर, संस्कार को छोड़कर और दूसरे धर्म का पालन कर रहे हैं, उनकी सुविधाएं समाप्त होना चाहिए। आदिवासी मामले केवल पहचान तक सीमित नहीं है। आपको याद होगा कि आदिवासी और जनजाति मामले और जो फॉरेस्ट एक्ट है उनसे जुड़े हुए सारे कानून इंदिरा जी ने 1980 में सबसे पहले बनाए थे। उसके बाद, गलत हो तो मुझे आप रोक दीजिएगा, शायद 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक अमेंडमेंट भी किया था। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने अपने पहले कार्यकाल में FRA लेके आए थे, फॉरेस्ट एक्ट। आप लोगों की केंद्र सरकार, क्योंकि आप वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये सवाल आपसे पूछ सकता हूं, आपकी सरकार दिल्ली में जो है, उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट में इतने सादा बदलाव क्यों किए? ग्राम सभाएं कमजोर क्यों हुई और सारे अधिकार डीएम के दफ्तर में वापस क्यों चले गए? देखिए, अभी तक नहीं गए। अगर आपको ये जानकारी हो तो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। अभी जो रूल्स आए हैं 2003 में, अभी जो वनाधिकार 2003 में अटल जी के समय पर वनवासियों को अधिकार देने के लिए कि उनको वनों के पट्टे मिले, इसके लिए कानून बना और उस कानून के तहत वनवासियों को पट्टे मिलना शुरू हुए। हमारी सरकार 15 साल यहां पर थी तो हमने उन वनवासियों को पट्टे के साथ साथ में खाद और बीज उपलब्ध कराए। नहीं, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। ये उपलब्ध करवाए। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में जो आर्थिक विकास हो रहा है, उस आर्थिक विकास के साथ साथ, खेती के साथ साथ हमको पूरे विश्व के साथ में चलना होगा। लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, कंज्यूमर आइटम्स की डिमांड हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सुविधाजनक ढंग से बहुत से एरिया ऐसे हैं, मैं आपको बताता हूं, मेरे रायपुर शहर में ही, हमारे जिले में ही, जहां पर एक भी झाड़ नहीं है, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, बलौदा बाजार, उसका आधा हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में छोटे झाड़ बड़े झाड़ का जंगल है, परंतु वहां पर उसके कारण डेवलपमेंट नहीं होता, परमिशन नहीं मिलते। आज हमारे जो वनवासी हैं उनके पास में करोड़ों के झाड़ हैं, परंतु करोड़ों के झाड़ होने के बाद भी उनके पास में खाने के लिए अनाज नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास में गाड़ी नहीं है,
तो कुछ कानून ऐसे बने हुए हैं जो हम वनवासी आदिवासियों को आदिवासी ही बने रहने देना चाहते हैं। अगर हम उनका विकास चाहते हैं, विकास की दौड़ में उनको आगे लाना चाहते हैं, तो हमको इसमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि जो नया कानून आने वाला है वो निश्चित रूप से उसी दृष्टि से आ रहा है कि वनवासियों की भी, आदिवासियों की भी जो धर्मांतरण हो रहा है उसका मुख्य कारण है उनकी आर्थिक स्थिति। तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बने, इसके लिए परिवर्तन आ रहे हैं। बिजमोहन जी, मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा था कि 2014 के बाद से अब तक 5 से 6 बार जो फॉरेस्ट एक्ट है उस पर रूल्स ट्वीक किए गए, मतलब कानून बदले गए हैं। अभी एक हुआ है, अभी संसद का सत्र है, क्योंकि रूल है, रूल मतलब नियम है, नियम कानून बनेगा, और वो कानून बनेगा तो अब स्टैट्यूटरी बुक्स में आएगा। ऐसा नहीं है, नहीं, पहले कानून बनता है। पहले मैं लेजिस्लेटर रहा हूं, मैं मंत्री भी रहा हूं, पहले कानून बनता है, कानून बनने के बाद में नियम बनते हैं। बिजमोहन जी, ये जो रूल्स ट्वीक किए गए हैं उस पे ग्राम सभाएं क्यों कमजोर हुई हैं? देखिए, ग्राम सभाओं की एक अपनी ताकत है। अब ग्राम सभाओं की ताकत का उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। आपको लगता है दुरुपयोग होता है? हाँ, दुरुपयोग भी होता है। क्यों? दुरुपयोग इसलिए होता है कि जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो आर्थिक आधार पर अपने पक्ष में उसके हिसाब से निर्णय करवा लेते हैं। अभी हमारा ही यहां का मामला है, हसदेव का। ग्राम सभा बोल रही है कि हमने कोई नियम पारित ही नहीं किया। राज्य सरकार बोल रही है नहीं, ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया। वो बोल रहे हैं, ग्राम सभा बोलती है हम इस प्रस्ताव को निरस्त करते हैं। सरकार बोलती है कि नहीं, ये प्रस्ताव निरस्त नहीं हो सकता। तो जो इस प्रकार की कमजोरियां हैं उसको कानूनी जामा पहनाना आवश्यक है, और मुझे लगता है जो नया कानून आने वाला है वो उसी के लिए आने वाला है। अच्छा, एक चीज बताइए, चुनाव भी आने वाले हैं, नया कानून भी आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी क्या नए नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे तो जिस स्टेट में रूलिंग पार्टी होती है वहां पर तो नेतृत्व होता है, परंतु जहां रूलिंग पार्टी नहीं होती, अपोजिशन में होते हैं, वहां गाहे बगाहे ही नेतृत्व घोषित किया जाता है, अन्यथा पार्टी चुनाव लड़ती है। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, कमल फूल चुनाव लड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और नेतृत्व का निर्णय। कह रहे हैं कि मोदी जी चेहरा होंगे छत्तीसगढ़ में? नहीं, यहां पर पार्टी चेहरा होगी, कमल फूल चेहरा होगा, मोदी जी चेहरा होंगे, परंतु जिस दिन इलेक्शन में हम बहुमत में आएंगे उस दिन तय होगा कि कौन यहां पर लीडरशिप करेगा। मैं दूसरे तरीके से सवाल पूछता हूं। आपकी पार्टी ने नए लोगों को लगातार जगह देने की कोशिश की है, ऐसे भी लोगों को देने की कोशिश की जो दिल्ली में बीजेपी कवर करते हैं, मुख्यमंत्री बन के पता ही नहीं था, जैसे गुजरात में हुआ, पूरा मंत्रिमंडल बदल गया, मुख्यमंत्री भी नए आए। त्रिपुरा में हुआ, मैं सारे उदाहरण दे रहा हूं, ये त्रिपुरा में भी किया गया। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में फेरबदल हुई वो भी सबको पता है, बड़े नए सारे चेहरे आ गए। तो फेरबदल एक बीजेपी के संगठन का हिस्सा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि चुनावों से पहले इस तरह के संगठन को लेके आपको लगता है फेरबदल हो सकता है, एक नया चेहरा या कई सारे नए चेहरे के साथ चुनाव बीजेपी लड़ने के लिए तैयार हो सकती है, बनाई जा सकती है? निश्चित रूप से परिवर्तन और बदलाव ये समय की मांग होती है, समय के अनुसार परिवर्तन और बदलाव होते हैं, और परिस्थितियों के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है। तो छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम राजनीतिक दल हैं और हम छत्तीसगढ़ में अटल जी के सपनों को साकार करना चाहते हैं, यहाँ की जनता के सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने 15 साल के बचे हुए कामों को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो सब हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। ये छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जब भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारी थी। मतलब जैसे राजस्थान में कहते हैं ना, जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसे थोड़ा बहुत बाहर से समर्थन चाहिए होता है, इंडिपेंडेंस चाहिए होते हैं, पर जब राजस्थान में बीजेपी आती है तो वो एकदम स्वीप करके आ जाती है। लेकिन इस बार कांग्रेस का स्वीप हुआ था। जो गलतियां हुई थी तब आपको लगता है वो पूरी कर पाए हैं पिछले 3.5-4 साल में, जिसके कारण आप लोग इतनी बुरी तरीके से चुनाव हारे थे विधानसभा में? देखिए, पिछले 3.5-4 साल में छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार पूरी तरह फेल हो गई। क्यों? भ्रष्टाचार का शायद पूरे हिंदुस्तान में इतना करप्शन नहीं होगा, यहां पर बिना करप्शन के तो कोई काम होता ही नहीं है। यहां किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं। यहां तो एक निर्भया केस पूरे देश को उबाल दिया था, यहां पर रोज निर्भया केस हो रहे हैं। यहां पर ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में कभी माफिया नहीं होता था,
आज यहां पर जितने सरकार के खजाने में शराब के पैसे जाते हैं उससे ज्यादा नेताओं के, सरकार के लोगों के जेब में जाते हैं। यहां पर रेत माफिया पैदा हो गया, यहां पर जंगल माफिया पैदा हो गया, यहां पर जमीन माफिया पैदा हो गया, यहां पर धान माफिया पैदा हो गया। और अब तो यह हालत है कि छत्तीसगढ़ का किसान खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, 10-10 घंटे लाइन में लग रहा है, अपनी फसल की बुआई नहीं कर पा रहा है। यहां की सरकार खाली राजनीतिक कामों में पैसा वसूलने में लगी है और वो जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। अच्छा, अगर इतनी सारी दिक्कतें हैं, मतलब आपने बोला कि धान का माफिया हो गया, आपने 10-15 तरीके और माफिया गिना दिए, तो ये सारी चीजें जनता को आंदोलित क्यों नहीं कर रही हैं? आप देखिए राजस्थान में, बाकी तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का एक जहां जहां वो विपक्ष में है, एक एक तरीके से उन्होंने मुद्दे उठा रखे हैं। छत्तीसगढ़ ऐसे कहीं आता नहीं, खबर छपती भी अब नहीं। मैं मीडिया के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता। इसमें भी मीडिया की गलती है ना? हाँ, मैं बोल सकता हूं, इसमें भी मीडिया की गलती है। मेरा प्रेस नोट कि केंद्र सरकार ने कितनी खाद उपलब्ध करवाई, मैंने जारी किया कि 13,70,000 मेट्रिक टन खाद पूरे साल भर में उपलब्ध होनी है। उसमें से 11,20,000 टन खाद मिल गई। उसके बाद भी खाद की कमी है। सरकार के गोडाउन में 3,68,000 टन खाद पड़ी हुई है, पर किसानों को नहीं मिल रही है। पर मीडिया इसको कोई तवज्जो नहीं देता। तो जो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आगे देखिए, आपको दिखेगा जैसे जैसे चुनाव आएगा, जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे मीडिया भी इसको उछालेगा। अगर मीडिया तवज्जो नहीं देता तो आप और मैं साथ नहीं बैठे होते, इतनी चर्चा नहीं हो रही होती, टीवी 9 डिजिटल इसको प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा होता, नए लोग आपको सुन नहीं रहे होते, और हमारी पूरी एडिटोरियल टीम दिल्ली में मौजूद नहीं होती। तो मैं कम से कम अपने टीवी 9 ब्रांड के लिए तो कह सकता हूं, नेटवर्क के लिए, कि यहाँ आपको धन्यवाद इसके लिए। मुझको मत दीजिए, टीवी 9 को दीजिए, टीवी 9 को धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे टीवी 9 नेटवर्क को दीजिए, जो इक्वल प्ले, इक्वल वॉइस, इक्वल प्लेटफॉर्म देता है हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नेता को, और उसके साथ साथ देता है पक्की खबर। चलिए, आपका मानना है कि भाई आंदोलन बहुत हो रहा है, उसे दिखाई नहीं जा रहा, लेकिन अगर मैं आपको यही बताऊं, आपसे पूछूं, डीलिस्टिंग के छत्तीसगढ़ में 25 आंदोलन हुए, जिसमें 25,000 से ऊपर लोग इकट्ठे हुए। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जहां पर ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आदिवासी सड़क पर नहीं हो। डीलिस्टिंग का तो आंदोलन खूंटी में मैंने भी देखा नहीं, मतलब छत्तीसगढ़ में बस्तर का कोई जिला ऐसा नहीं है, आज भी वहां पर 10,000 लोग दंतेवाड़ा में निकले। लेकिन सर, डीलिस्टिंग के मामले में मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता कि आप इसे पंचायत लेवल पे कैसे करेंगे। मैं कई बार ये सोचता हूं कि डीलिस्टिंग की जाएगी तो डीलिस्टिंग तो आप एक गांव में करेंगे ना, यहाँ एक ईसाई का घर है, यहाँ एक आदिवासी जनजाति का घर है, हो सकता है किसी और का घर हो, वो डीलिस्टिंग पंचायत लेवल पे कैसे होगी, मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, क्या कहते हैं कि जिसे कहते हैं मल्टी एथनिक देश में डीलिस्टिंग करके, देखिए बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। गांव के लोगों की ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में गांव के लोगों को मालूम है किसने किसने धर्मांतरण कर लिया, तो पब्लिक ट्रायल हो जाएगा। पब्लिक ट्रायल नहीं, उसका तरीका यही है। उसके बाद में जनगणना होगी, गांव घर घर में घूमेंगे, ऐसे अभियान जैसे हमारी मतदाता सूची बांटी जाती है, जैसे हमारे चुनाव में वोटिंग की लिस्ट बांटी जाती है, जैसे हमारे नहीं सरकार कर सकती है, वो भी कर, पर लोग अगर एक दूसरे पे उंगली उठाना, उंगली कोई नहीं उठाएगा, लॉलेसनेस उंगली नहीं उठाना है। ये सब चीजें हर गांव में, क्योंकि गांव इतनी छोटी इकाई होती है कि गांव के लोगों को सब कुछ मालूम होता है, और ग्राम सभा को हमने महत्व दिया है। जब हमने ग्राम सभा को महत्व दिया तो ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करेगी, और ग्राम सभा जब प्रस्ताव पारित करेगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहां पर ग्राम सभा में दिक्कत होगी वहां पर उसके दूसरे तरीके हैं। सरकार होती है, सरकार के लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सरकार हर काम को कर सकती है। आपने बहुत सारी बातें बोली सरकार के बारे में, लेकिन जिस तरीके से जो आपके इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं बघेल साहब, उन्होंने जो धान है एक तरीके से बोलूं तो पॉलिटिकली वेपनाइज किया है। वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल प्लैंक है। आज कुछ भी बोलिए, वो स्टैटिस्टिक्स दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कितने ट्रैक्टर हैं, ये कितने खरीदे गए, कितने करे गए। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। जिस दिन धान का 2500 रुपए घोषित हुआ, उस दिन धान का समर्थन मूल्य था 1650 रुपए,
आज धान का समर्थन मूल्य हो गया है 2060 रुपए। 500 रुपए धान का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार बढ़ा चुकी है, परंतु आज भी वो 2500 रुपए ही दे रहे हैं। तो किसानों का ये 500 रुपए खाने वाला कौन है? आज किसान को गांव में सड़क नहीं बन रही है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। धान पे चुनाव होगा? हाँ, धान पे चुनाव होगा, धान पे चुनाव होगा, क्योंकि किसान अपने ऑफिशियली कह रहे हैं धान पे चुनाव होगा। धान पे चुनाव होगा, विकास पर चुनाव होगा। विकास जो है 15 साल में छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदल गई। आज आप रायपुर को देखेंगे, आपको पहचान में नहीं आएगा, पर 3.5 साल में गड्ढे भरने के लिए पैसे नहीं है। जो काम की हमने शुरुआत की वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये सरकार को, लोग, अब किसानों को समझ में आ रहा है कि बच्चों के स्कूल नहीं। चलिए, आपने एक चीज तो बोली कि धान पे चुनाव होगा, क्योंकि एक मुद्दा हर राज्य चुनाव। आपने तो मुझसे ज्यादा, मतलब कहने का मतलब आपका पॉलिटिकल जीवन काफी बड़ा है, आप सारे बड़े पदों पे रहे हैं और आपको पता है जब चुनाव होता है तो एक बड़ा मुद्दा उभर के आता है। और पिछले 10 साल में जितने भी राज्यों के चुनाव हुए हैं, चाहे आप खेला होबे वो देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का अनगिनत उदाहरण है। अगर धान पे चुनाव होगा तो अगर धान विषय है तो उसके साथ एक चेहरा भी चाहिए, एक चेहरा भी चाहिए। आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में एक चेहरे की जरूरत है? क्योंकि लोग अगर बोलेंगे, देखिए, अगर हमको भूपेश बघेल पे वोट नहीं डालना है, अगर हमें भूपेश बघेल पे वोट नहीं डालना है तो किस पे डालना है? वोट तो डलता चेहरे पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है। आपने देखा झारखंड में, ये तो आप कांग्रेस वाली बात बोल रहे हैं। नहीं, भारत कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की बात है। क्योंकि कांग्रेस तो कहती है कि जब भी राहुल गांधी पे सवाल पूछो तो कहते हैं सब लोग मेरे चेहरे हैं। बीजेपी किसी भी कार्यकर्ता को चेहरा बना सकती है। आज आपने देखा हरियाणा में, आप हरियाणा में पूछिए, आप हरियाणा में, झारखंड में, गुजरात में, कौन है? गुजरात में कौन चेहरा था? सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने नए व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बना दिया। त्रिपुरा में बना दिया, आसाम में बना दिया, यहां भी बन सकता है। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है? निश्चित रूप से बन सकता है। कुछ नाम भी बता दीजिए फिर। नहीं, नाम तो पार्टी का सब पता होगा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। नहीं, नाम भी बता दीजिए। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर आपने ये बोल ही दिया है कि हो सकता है तो नाम भी बता दीजिए। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि ये सब चीजें लेजिस्लेशन तय करेगा। आप बन सकते हैं, क्यों नहीं? देखिए, इसमें मैं कहूंगा यही शायद ताकत है भारतीय जनता पार्टी की कि कोई भी व्यक्ति मंच पे बैठ के कह सकता है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज में है कि कोई व्यक्ति बोल दे कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज, अब वो एक अलग विषय है कि और उस पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा विषय पीछे है और मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो हमारे वही हमने सूचना दी थी बृजमोहन जी को। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग जब चुनाव लड़ने जाते हैं, कभी आप ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आपका एक लंबा एसोसिएशन है बीजेपी से, आप लोगों की एक्सेसिव डिपेंडेंट नहीं है प्रधानमंत्री पे? मतलब आप ऐसे सोचिए कि 50% चुनाव जहां कहीं भी होता है वहां मोदी जी का चेहरा होता है, बाकी 50% में आप बाकी सब लोग आते हैं। तो आपको लगता है कि अगर ब्रॉडली देखा जाए, मैं आपसे राष्ट्रीय उस पर पूछ रहा हूं, कहीं ना कहीं ये कोशिश होनी चाहिए कि स्टेट यूनिट्स अपने आप पे भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। पिछले 8 या मैं कहूंगा 2013 के बाद एक बड़ी डिपेंडेंस है भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाइयों में। मोदी जी आएंगे तो सब हो जाएगा, ये डिफिकल्ट सीटें निकल जाएगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता, जो सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं अब पूरे विश्व का नेता बन रहा है और भारत के गौरव को बढ़ा रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ऐसा नेता जो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ा रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हम भारतीय जनता पार्टी एक विचार पर चलने वाली पार्टी है, अपने सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, जो कभी हम कल्पना नहीं करते थे। मैं भी जब भारतीय जनता पार्टी में आया, कभी मैं कल्पना नहीं करता था कि हम सरकार में आएंगे। हम मध्य प्रदेश में पटवा जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में मुझे रहने का मौका मिला, छत्तीसगढ़ में 15 साल रहने का मौका मिला, तो कभी हम सोचते नहीं थे। उस समय तो मैं स्वयं अपोजिशन के जमाने में 40 बार जेल गया हूं, हमने लाठी डंडे खाए हैं, हमने मालूम नहीं कितनी यातना, कालकोठरी में रहने का अवसर मिला। तो ये सब हम लोगों ने झेला है और वो संघर्ष का परिणाम है। आज भी पूरे देश में कोई राजनीतिक दल संघर्ष पे है तो भारतीय जनता पार्टी है कि जहां पर हम हैं वहां पर अच्छा काम करें, जहां पर नहीं है वहां पर संघर्ष कर आए और जनता तक
अपनी बातों को पहुंचाएं, जनता की सेवा कर पाएं, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। और एक आखिरी सवाल, आपको लगता है पिछले 3-3.5 सालों में जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं वहां काम ठीक हुआ है, सिक्योरिटी ग्रिड्स ठीक से काम कर रही हैं, सड़कें उन इलाकों में गई हैं जहां माओवादी सड़क बनाने नहीं देते थे, लोगों की मूवमेंट नहीं करने देते थे क्योंकि वो उनके रूट्स होते थे, उनके दलम्स का दबदबा होता था, आपको लगता है कि वहां काम हुआ है? अगर आप 3 दिन पहले की ही सेंट्रल गवर्नमेंट की रिलीज को देखेंगे तो देश के बाकी हिस्सों में नक्सल मूवमेंट कम हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ में जो 2014 में जितने लोगों की हत्या हुई उतनी ही हत्याएं नक्सलियों ने आज भी की है। आज भी नक्सलियों का भय बस्तर में है। अगर ये सरकार ठीक तरीके से काम करती, शुरुआत में तो नक्सलियों ने भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाए कि अब हमारी सरकार आ गई है। 1.5 साल तक सरकार उसी सपने में घूमती रही। 1.5 साल बाद जब नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ी तब यह सरकार मूवमेंट में आई। और आज भी नक्सलियों के विरुद्ध जो कार्रवाई जिस तेजी से होना चाहिए, सेंट्रल फोर्सेज मिल रही हैं, आर्म्स मिल रहे हैं, एम्युनिशंस मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, उनको एक खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आज भी नक्सल एरिया के लिए मिले हुए 200 करोड़ रुपए इस सरकार के पास में पड़े हुए हैं और उसको खर्च नहीं कर पा रही है। अगर आप पता करेंगे तो सुदूर दंतेवाड़ा में, सुकमा में, बीजापुर में वहां तक सड़क किसने पहुंचाई? बीआरओ ने पहुंचाई। अगर आप देखेंगे आज वहां पर कोई सड़क का काम नहीं चल रहा है। जो सड़कें बनी उनके गड्ढे नहीं भर पा रहे। देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि बीआरओ भी तो कहीं काम करता है, ठीक है केंद्र सरकार की एजेंसी है, पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी तो मदद करती होगी। अगर आपको ये बता दूं, कैसे काम करेगी? आपको ये बता दूं मैं, रायपुर एयरपोर्ट जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है, उसकी 14 एकड़ जमीन नई राजधानी से मिलना है। उस नई राजधानी से जमीन नहीं दे रहे हैं कि यहां का एयरपोर्ट इंटरनेशनल बन जाए। वो 14 एकड़ जमीन के लिए पैसे मांग रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी बोल रही है आप फ्री में दीजिए तब हम इसको बनाएंगे। तो जो राज्य सरकार लोगों की सुविधाओं के लिए पैसा, क्योंकि ये सरकार तो कंगाल हो गई है, दिवालिया हो गई है। हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर में हमने 15 साल में 36,000 करोड़ के कर्ज लिए थे। इस सरकार ने 3.5 साल में 70,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति के ऊपर में 40,000 रुपए का कर्ज है। मैं भी एक एमएलए हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रायपुर नगर निगम को हमने 15 साल में 1500 करोड़ दिए। इन्होंने 3.5 साल में 54 करोड़ रुपए दिए जो तनख्वाह बांटने के लिए। लेकिन अगर मुझे दूसरे पक्ष की बात करनी पड़े तो ये भी कहा जा सकता है कि सारा का सारा एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहा है, मार्जिनल फार्मर की तरफ जा रहा है। लेकिन मोटी बात पे इस बात पे इस सेशन को मैं खत्म करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ केवल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है मिनरल्स हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ जंगल है। छत्तीसगढ़ इस वक्त विपक्ष की राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। आप ऐसे कल्पना कीजिए कि अगर 2023 में अगर चुनाव में छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस गड़बड़ाती है तो उसका सीधा सीधा असर विपक्ष की राजनीति पे पड़ता है, और अगर छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट होती है तो उसका भी असर विपक्ष की राजनीति पे पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। Near the heart of India, a land filled with surprises. In the mighty force of your waters, you hold the deepest secrets that take us back in time. When it's said that the gods walk this land, this is where we feel the warmth of your faces. See hands that mold life. While embracing change, you grow. In you is the land that gives, creates, nurtures, grows, and builds. It's all in you. Come, experience Chhattisgarh.